तो बेटा देखो जीनोग्राफ की गल करिए तो मैं लिखवाया डोनर एंड रेसिपिएंट दे आर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। मतलब ये थे आजकल जो रिसर्च हो रही है वो जीनोग्राफ है, बहुत ज़्यादा रिसर्च। ये देखो एक बंदा दूसरे बंदे को किडनी देवे, यदि प्रॉबिलिटी इस करके घट है क्योंकि दूसरे को भी डर लगेगा कि कल में एक किडनी रह गई और वो भी अपने ही खराब हो गई तो फिर किनको मदद मंगांगे, ये भी ऑब्वियस चीज़ है। तो ऑर्गन ना देना के पिछे यही मेजर रीजन है बेटा, ठीक है ना। तो ये की होंगे है कि एक तो डोनर आसानी ना मिलता नहीं। देखो जे तो किसी को पैसे चाहिए फिर तो बड़े आराम में मदद कर देगा क्योंकि बड़ी दुनिया इस तरह की है दे नीड मनी, वही कारण होएगा। रिलेशन कि काम करना है और मोस्टली पैसे भी खर्चिए। मान लो एक बंदा कहना है मेरे को करोड़ों रुपया है, जरा मेरे किडनी देगा मैं उन्होंने 1 करोड़ रुपया दूंगा, तो बेटा दुनिया लाइन लग जाएगी। जे वो कह देगा मैं 5 करोड़ दूंगा, मान लो बेटा वो 5 करोड़ जो रेसिपिएंट है वो 5 करोड़ मैटर ही नहीं करता। अगर वो 5 करोड़ का इनाम रख दे बेटा लाइन लग जाएगी किडनी देने वाले ने, क्योंकि 5 करोड़ बहुत मैटर करता है। लेकिन ठीक है लोग आएंगे लेकिन बेटा MSc मैच नहीं करेगा तो फिर पॉसिबल नहीं ना है, यह चक्कर है। तो इसे करके जीनोग्राफ्टिंग उत्ते काम हो रहे हैं। हुण ये जो बेस्ट जीनोग्राफ्टिंग जो बेस्ट बेटा स्पीशीज कंसीडर की जाती है दैट इज पिग, बेस्ट एनिमल है पिग। तो यदा मतलब यह नहीं है कि सड़क के उत्ते जो मर्जी पिग लो और वो किडनी किसी को दे दो, फिर तो काम ही बड़ा आसान से बेटा। फिर तो जिनी मर्जी कोई किडनी खराब हो, कोई ऑर्गन खराब हो, पिग मारो तो ऑर्गन लै लो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि लेमैन ऐसा नहीं सोचता है कि शायद ऐसा नहीं होएगा। नहीं ये पहले हुण क्योंकि बेटा मैं उस लैवल मैं तो जेनेटिक्स पढ़ाई की था, ये थोड़ा जहा जेनेटिक्स का बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और शायद तुसी बायोटेक भी नहीं पढ़ी हुई, ठीक है ना, नहीं पढ़ी हुई, तो इस करके ये टॉपिक नहीं समझ लगेगा। तो इनू मैं अज नहीं समझाऊँगा, ये जो तुसी बायोटेक पढ़ लोगे, ठीक है ना, जो तुसी ट्रांसजीनिक एनीमल पढ़ोगे, आई डोंट थिंक कि तुसी ये पढ़े है, तो कोई गल नहीं, इसको आप इतने छड़ देने ये बारे नहीं फिर पढ़ाया जाता। क्योंकि जो तुसी ट्रांसजीनिक एनीमल नहीं पढ़िया, ठीक है, मैं जेनेटिक्स नहीं पढ़ाई तो यह समझ नहीं आएगा। लेकिन हाँ मैं जो जेनेटिक्स कराऊंगा, सर बायोटेक करा चुके होंगे, तो फिर मैं जरूर ये चर्चा करूँगा और समझाऊँगा। लेकिन आज भी इन्ना जरूर है कि कोई भी सड़क तो चुक के पिग नहीं लै लेना, उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने तुसी याद रखना है कि जो आप मिलेंगे, ठीक है, या मैं जो जेनेटिक्स पढ़ाऊँगा या तुसी जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म पढ़ चुके होंगे तो मैंने एक बार रिमाइंड करवा, वैसे मैंने याद रहेगा पर फिर भी मैंने याद करा देना कि जीनोग्राफ्टिंग बारे थोड़ा जा दसना सी। अज नहीं बेटा समझ नहीं आ पाएगा वो, क्योंकि अगर वो चीज़ें आप पढ़ी नहीं तो आप किस तरह समझ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ इन्ना मैं दस है कि भाई सड़क तो कोई चुक के पिग लैके इस तरह नहीं होगा, उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाएगा। और जेनेटिकली किस तरह मॉडिफाई किया जाएगा वो पहले आप सारा कुछ पढ़ लिए फिर मैं समझाऊँगा। तो दैट इज कॉल्ड जीनोग्राफ्टिंग। टाइप 2 क्लासिफिकेशन, टाइप 2 क्लासिफिकेशन ऑर्थोग्राफ्ट हेट्रोग्राफ्ट। ऑर्थो तो हेट्रो, ऑर्थो के नीचे लिखो, ऑर्थो के नीचे द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन इज एट इट्स ओरिजिनल साइट। मैं डायग्रामेटिकली समझाना वा। ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन इज एट इट्स ओरिजिनल साइट। और हेट्रोग्राफ्ट के नीचे लिखो, एग्जाम्पल बेटा करते हैं पर पहले हेट्रोग्राफ्ट के नीचे लिखो द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन इज एट द साइट अदर दैन इट्स ओरिजिनल लोकेशन, इज एट द साइट अदर दैन इट्स ओरिजिनल लोकेशन, एट द साइट अदर दैन इट्स ओरिजिनल लोकेशन। इत्थे एग्जाम्पल लिखो, हेट्रोग्राफ्ट की एग्जाम्पल लिखोगे किडनी ट्रांसप्लांट, और ऑर्थोग्राफ्ट की एग्जाम्पल लिख लो हार्ट ट्रांसप्लांट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट। ऑर्थोग्राफ्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट। और हेट्रोग्राफ्ट की एग्जाम्पल लिखोगे किडनी ट्रांसप्लांट। देखो बेटा मान लो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, जोड़ा ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर। तो देखो मान लो किसी का कॉर्निया खराब हो गया तो वो किसी को कॉर्निया मंगता है, ठीक है ना, और जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना है तो बेटा कॉर्निया बाहों से थोड़ा लगा देना, कितने लगाना है, जितों निकाले उत्थे लगावे ना। तो यह है नहीं कि कॉर्निया किसी ने दिता और इतने रखता तो गल बन गई, उन्होंने ओरिजिनल लोकेशन पर लगाना पड़ेगा।
जिवें हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट उत्थे लगाना पेगा, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट इस तरह नहीं होती। किडनी पई है इत्थे बेटा इत्थे, लेकिन जो किडनी नवी लगानी है ना तो पुरानी किडनी तो निकालते ही नहीं अनलस अंटिल ट्यूमर ना होए। तो नवी किडनी इस तरह नवा कनैक्शन ब्लैडर के कोल लगा देंगे, यूरिनरी ब्लैडर है ना बेटा, तो यूरिनरी ब्लैडर इत्थे करके पैल्विक कैविटी बेटा, पैल्विक कैविटी लगा देंगे, मतलब थोड़ा नेवल के नीचे यूरिनरी ब्लैडर है तो नीचे करके बेटा पैल्विक, देखो ब्लैडर के कोल लगनी है। तो किडनी ट्रांसप्लांट फिर अपनी ओरिजिनल किडनी कितने है, ओरिजिनल किडनी के बेटा पीछे बैक पे है, उत्थे तो लगनी नहीं, और पुरानी किडनी अंदर ही रह जाती है अनलस अंटिल ट्यूमर ना हो कि भी चलो 5-7% भी काम करती है तो करनी भी है ना। हाँ, अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है मतलब वो ट्यूमर जो पूरी बॉडी से फैल रहा है कैंसर मतलब फिर निकाल दे, अदरवाइज नहीं निकालते। तो अब नवी किडनी के ओरिजिनल लोकेशन से आई नहीं, इन करते हैं हेट्रोग्राफ्टिंग। तो ऑर्थोग्राफ्टिंग है हेट्रोग्राफ्टिंग। देखो याद करो मैं प्लस वन से पढ़िया सी, फर्स्ट ऑर्गन टू बी सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड वाज कॉर्निया। पहला ऑर्गन जो सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हुआ कॉर्निया, बिकॉज इट इज एवेस्कुलर, इनू ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने लगे, देयर इज नो नीड ऑफ एनी ब्लड टेस्ट, देयर इज नो नीड ऑफ एनी MHC टेस्ट। क्यों? क्योंकि कॉर्निया को ब्लड सप्लाई नहीं है, और ये जड़ियाँ एंटीबॉडीज वट एवर ट्रैवल करती हैं, कि थ्रू ट्रैवल करती हैं, ब्लड के थ्रू ट्रैवल करती हैं। इस करके जोड़े ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं है उन्होंने ट्रांसप्लांट करना इज़ वेरी ईजी। तो इस करके कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन से दिक्कत नहीं आती। हम बेटा अगर आप अपने नोट्स लिखिए, मैं नोट्स पढ़ते हैं उन्हें, ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी पेज नंबर 13। ट्रांसप्लांटेशन एज द टर्म इज यूज्ड इन इम्यूनोलॉजी रेफर्स टू एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग सेल टिश्यू ऑर्गन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ठीक है ना। Very often when some human organs like heart, eye, kidney, liver fails to function satisfactorily, transplantation is only remedy to enable the patient to live a normal life। तो कई बारी मान लो किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, आर्टिफिशियल किडनी तो लग गया, उन्होंने कहते कि भी चलो वेट कर दें जिन चर नहीं मिलती। तो अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बॉक्स च लिखा है अपनी कॉपी तो भी लिखोगे, टिशू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग। टिशू मैचिंग का मतलब वही MHC टेस्ट बेटा बॉक्स वाला जो मैं पढ़ रहे हैं, तो पहले लिखे ना टिशू मैचिंग मतलब MHC या HLA टेस्ट। ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट। इवन आफ्टर दिस वही गल आ गई ना, मान लो मैच कर भी गया, 100% नहीं करता, अगर मान लो काफ़ी हद तक मैच कर रहा, पेशेंट हैज़ टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट। तो अब अपनी कॉपी च इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लिख लोगे, केड़ी? साइक्लोस्पोरिन ए। यह तुहाडे NCERT सारा है बेटा, यह सारा NCERT का, इतने बेशक NCERT लिख भी लो, ठीक है ना, नहीं तो वैसे सारा कॉपी च नोट करो। साइक्लोस्पोरिन ए ड्रग का नाम है, और सोर्स क्या है? फंगस। फंगस में गोला मारो, सर्कल करो, अपनी कॉपी पर भी लिखना फंगस है, बैक्टीरिया नहीं है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो तुसीं पहले लिखोगे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, फिर उसका सोर्स क्या लिखोगे? फंगस, और अगे फंगस का नाम। ठीक हो गया ना। तो जिमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग इस तरह लिख के इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, फिर साइक्लोस्पोरिन ए, फिर इसका सोर्स, फिर इसका सोर्स लिखोगे फंगस, बड़ा करके फंगस, और फिर फंगस का नाम। इस तरह अपनी कॉपी से नोट कर लेना बेटा। The discovery of ABO blood group by Karl Landsteiner was key event in development of successful cell and organ transplantation। तो मैं तुहानूं कहा ना स्टार्ट ਦੇ तो पहले ब्लड ही देखते थे, ब्लड ग्रुप वगैरह। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ फॉर्म ऑफ ट्रांसप्लांटेशन फील्ड sporadically until the practice of systemically matching donor and recipient of ABO antigen was established on the basis of Landsteiner। चलो ये लाइन इग्नोर कर दो, वैसे तो मतलब वही है। सो कैन यू थिंक यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रिसिपिएंट ए बेटा ब्लड ग्रुप से सारा कराता है। इन एडिशन ब्लड ग्रुप बेटा पिछले लेक्चर किया ना, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर, AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट। इन एडिशन टू इट्स ऑब्वियस इंपॉर्टेंस इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो कहता ब्लड ग्रुप की तो इंपॉर्टेंस है ही है। मैचिंग ऑफ द डोनर एंड रिसिपिएंट ABO ब्लड ग्रुप इज़ ऑल्सो क्रिटिकल फॉर द सर्वाइवल ऑफ टिशू ग्राफ्ट बिकॉज द वैस्कुलर एंडोथेलियम एक्सप्रैस ब्लड ग्रुप एंटीजन। देखो ये बहुत हाईफाई गल है, ये बहुत हाईफाई गल है कि ब्लड ग्रुप क्यों मैच करते हैं कि जो साडा ब्लड वैसल है ना, ब्लड वैसल वो जी लाइनिंग है ना, वो उत्ते भी ABO एंटीजन होते हैं। यह कहने का मतलब है जिवें देखो ये ब्लड वैसल है, ये RBC है,
ब्लड है ना, ब्लड वैसल ब्लड ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾਈਨ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ नहीं है बेटा, ठीक है। तो द मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप एंटीजन अदर दैन ABO इज़ नॉट क्रिटिकल। ये लाइन इस करके लिखी है कि ब्लड ग्रुप होर भी कई तरह के होंगे, MN ब्लड ग्रुप एटसैट्रा, पर वो सिलेबस नहीं है, ठीक है ना। मतलब इज़ नॉट क्रिटिकल फॉर ट्रांसप्लांटेशन बिकॉज दीज एंटीजन आर एक्सप्रैसड ओनली ऑन RBC, क्योंकि वो ब्लड वैसल मतलब इत्थे एक्सप्रैसड नहीं है। यह लाइन का मतलब है ABO एंटीजन RBC तो अलावा इत्थे भी एक्सप्रैसड है, इस करके बहुत मायने रखते हैं। बाकी जोड़े कहना ब्लड ग्रुप MN ब्लड ग्रुप एटसैट्रा उन्होंने एंटीजन सिर्फ RBC के, इस करके उन्होंने टेस्ट ने मायने नहीं रखते, तभी वो ब्लड ग्रुप पढ़ाई भी नहीं जाते बेटा। अब अगली लाइन क्या लिखी है, टिश्यू टाइपिंग मीन HLA टाइपिंग, आ गया ना। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन बोल्ड की है, द बॉडी इज़ एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो मतलब है जी ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब एक बंदे ने दूसरे बंदे को ऑर्गन दिता लेकिन इम्यून सिस्टम ने उन्होंने रिजेक्ट करता। मान लो A ने B को किडनी दी थी और B के इम्यून सिस्टम ने उन्होंने रिजेक्ट करती। देखो क्यों रिजेक्ट की, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम ने उन्होंने नॉन सेल्फ कंसीडर कर लिया। देखो नॉर्मली क्या होता है कि देखो एक बंदे ने दूसरे बंदे को किडनी दी थी, अब किडनी है बेटा कोई पैथोजन थोड़ा है, लेकिन इम्यून सिस्टम को इको लैंग्वेज आती है सेल्फ नॉन सेल्फ। इम्यून सिस्टम ने उन्होंने नॉन सेल्फ समझा और उन्होंने डिस्ट्रॉय करता। हाँ अगर MHC ब्लड ग्रुप मैच कर गए तो फिर इम्यून सिस्टम उन्होंने नॉन सेल्फ नहीं कंसीडर करता, इस चक्कर से इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग देनी पैंदी है, ठीक हो गया ना। और ये जड़ा रिजेक्ट करता है ये जो मेजर रोल है दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, हीमोरल इम्यूनिटी का इतना रोल नहीं है। तो देखो साफ लाइन लिखी हुई है कि बॉडी इज़, इत्थे भी बेटा हाईलाइट करो और यही लाइन वड्डी करके कॉपी ते लिखनी है, द बॉडी इज़ एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इनू सर्कल भी करोगे, इनू हाईलाइट करोगे, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन ਲਈ जो है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। हुण बेटा अगला हैडिंग आएगा, नेक्स्ट हैडिंग इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी तो दो तरह की इम्यूनो डेफिशिएंसी है। देखो हैडिंग है इम्यून सिस्टम वीक हो गया, इम्यून सिस्टम को लैके द पर्सन इज डेफिशिएंट, मतलब पर्सन इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। मतलब प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो बेटा दो च बाइफरकेट करो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी के नीचे लिखो, प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी के नीचे लिखो इट इज कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल क्या होता है, बाय बर्थ। कॉन्जेनाइटल ब्रैकेट लिखोगे बाय बर्थ, मतलब जेनेटिकल प्रॉब्लम है। तो बेटा दिस इज जेनेटिकल डिफेक्ट, कॉन्जेनाइटल, इट इज कॉन्जेनाइटल ब्रैकेट से बाय बर्थ। और सेकेंडरी के नीचे लिखोगे इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ऐसा मतलब है किसी को भी हो सकती है एक्वायर्ड, यदि पीछे कोई कारण, कोई पैथोजन कारण हो सकता है, ये जेनेटिकल डिफेक्ट नहीं है। देखो अगर ये जेनेटिकल है तो फिर कोई इलाज नहीं। अगर बाय बर्थ ही किसी से कोई जेनेटिकल कोई जीन के प्रॉब्लम आ गई जिसके करके इम्यून सिस्टम वीक है, तो बेटा देयर इज नो ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट किस तरह करोगे, जो डिफेक्टिव जीन है, तो जो किसी को डाउन सिंड्रोम हो गया जिमें तुम बॉटनी च पढ़िया है, या होर भी कई डिसऑर्डर हीमोफीलिया वगैरह पढ़े, तो वह भी इलाज करोगे। जो जीन ही म्यूटेटेड है तो देयर इज नो ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी के क्या हो गया, कॉन्जेनाइटल मतलब बाय बर्थ, और जेनेटिकल लिख सकते हैं इट इज जेनेटिक। जबकि यह क्या हो गया, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड तो अगर एक्वायर्ड है तो इसका फिर कारण, मतलब एक्वायर्ड का मीनिंग लिख दो, पर्सन एक्वायर्स ड्यूरिंग हिज स्लैश हर लाइफ टाइम। पर्सन एक्वायर्स ड्यूरिंग हिज स्लैश हर लाइफ टाइम।
तो देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव एजेंट, तो कोई ना कोई पॉजिटिव एजेंट होएगा, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव एजेंट। तो एग्जाम्पल की गल करिए, एग्जाम्पल, तो यदि एग्जाम्पल है स्किड, severe combined immunodeficiency, severe combined immunodeficiency। और यदि एग्जाम्पल है एड्स, जिन्होंने पंजाबी क्या कहते हैं एडस, एक्वायर्ड immunodeficiency syndrome। एड्स की फुल फॉर्म बेटा सबको आती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो वो आ गया स्किड, ठीक है जी, वो आ गया एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो प्राइमरी मतलब ये बाय बर्थ है, जबकि ये किसी को भी हो सकता है क्योंकि ये बाय बर्थ नहीं है। और सबको पता है एड्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है, HIV, है ना। तो एक एक करके बेटा हम इन्हों की डिटेल शुरू करते हैं। तो सब तो पहले सब हैडिंग आ जाएगा प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है जी, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। और जो फर्दर हेडिंग आ जाएगा स्किड, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, और जो फर्दर हेडिंग आ जाएगा स्किड। तो अगले लेक्चर से बेटा इत्थों मैं कंटिन्यू करूँगा, स्किड भी कराऊँगा और एड्स भी और लाइफ साइकिल ऑफ HIV भी। थैंक यू।